स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने हिंदी के 2 क्लास लिए हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया है। दोनों वीडियो का लिंक यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास में ये जग नहीं है, ये ज, ग और क वो आदि वर्ण आदि ध्वनियाँ आई हैं। तो ये ज, ग, क ये ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं? तो याद रखेंगे संस्कृत से। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ना रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? न इधर का होना न उधर का होना, ऐसा नहीं है। न कारण होगा न कार्य, न बांसुरी बजाना न बाँस बेचना, ऐसा भी नहीं होगा। काम न करना बहाना करना, ऐसा भी नहीं होगा। क्या होगा? न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। न कारण होगा न कार्य, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, किससे हुआ है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से भी नहीं, मागधी अपभ्रंश से भी नहीं। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? अभिधा, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य यहाँ दिया गया है, चारों में से कौन संबंधवाचक है ये आपको बताना है। यह कोई काम नहीं है, ये संबंधवाचक तो नहीं है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? अब यहाँ पे देखिए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अब नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी तीनों ऑप्शन अश्व का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्दों को भी याद रखेंगे और जो नहीं है उसको तो एलिमिनेट करके आपको बताना ही है। चलिए कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो अश्व का पर्यायवाची है भी है, सैंधव भी है और घोटक भी है, लेकिन कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है उसको आपको बताना है। तो आकाश ठीक है, माधुर्यता और निरपराध भी ठीक है, सौख्य भी ठीक है, लेकिन माधुर्यता ऐसा नहीं होता है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है। इस वाक्य में किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा जो भाव को व्यक्त करे। तो सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? दौड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है, सजल नीरद सी कलाकांति थी। सजल नीरद सी कलाकांति थी पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। यहाँ पे सजल नीरद सी जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये वाला रेखांकित है, इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य है, निषेधवाचक है क्या? नहीं। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक भी नहीं है, विधिवाचक भी नहीं है। तुम जाओ और खाना खाओ ये वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक, आज्ञा दिया जा रहा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप समझते चलेंगे। अगला है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्व प्लस य नहीं होगा, अन्वय ये भी नहीं होगा, अनव्य भी नहीं होगा। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? अनुधन अय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। उसके बाद अगला है, अच्छा इसी में एक चीज़ और पूछ दिया जाएगा कि अन्वय में कौन सा संधि है। तो देखिए, कोई भी संधि में अगर बीच में आधा व्यंजन के बाद य व ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है? यण संधि। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो इसमें कौन सा संधि होगा? यण संधि। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछ दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। 4 शब्द हैं, चारों में से जो विशेषण है उसको आपको छांटना है। तो देखिए, कन्वित नहीं होगा, आचरण भी नहीं होगा, जनपद भी नहीं होगा, गंभीर, गंभीर क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो क्या बताना आवश्यक नहीं होता है?
तो देखिए विशेष्य बताना आवश्यक है, क्रिया लिंग बताना आवश्यक है, वचन बताना आवश्यक है, लेकिन क्रिया बताना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाद शब्द का विलोम होता है, सिंपल है, क्या होता है? निर्विवाद। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है, उसको आपको बताना है। तो कौन सी बोली? राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। फिर है कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो देखिए एक ट्रिक हमने बताया था आपको थ्योरी क्लास में, एक शब्द आपको याद रखना था, क्या था? ईचु यसानम तालव्य। अगर आप ईचु यसानम तालव्य इस शब्द को याद कर लेते हैं तो इजीली इसे आप बना पाएंगे। ईचु यसानम और तालव्य, मतलब इस शब्द को आपको याद रखना है। इस शब्द से आप ये बता पाएंगे कि तालव्य से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो इस शब्द को जैसे ही आप याद किए, आप समझ गए ई मतलब दोनों ई, छोटा ई और बड़ा ई। उसके बाद च मतलब क्या होगा? च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन सा आएगा? च, उसके बाद छ और ज, उसके बाद झ, उसके बाद और क्या आता है एक वर्ण इसमें? इया आता है, तो इया भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यह है, तो यह, उसके बाद ये शक्कर वाला स, मतलब इतने सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे तालु। अगर आप इसे जानते हैं तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसमें इसमें से वर्ण दिख रहे हैं। ह स ल द, ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए ई भी है, यहाँ भी है ई। उसके बाद यह है, यहाँ भी है यह। उसके बाद शक्कर वाला स है तो यहाँ भी है, और च है तो च यहाँ भी है। मतलब ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा में ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, मतलब तालव्य वर्ण ऑप्शन तीसरा में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आई होप इसे आप समझ गए होंगे और इन सभी वर्णों को भी याद रखेंगे। इवन ये शब्द, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अगर आपने बाकी ट्रिक नहीं देखे उच्चारण स्थान का तो यहाँ आई बटन में देखिए थ्योरी क्लास का लिंक आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद वर्णमाला का थ्योरी क्लास भी देखिएगा, देन आप सभी उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो बाकी तीन अनेकार्थी है, तो कौन कौन सा है? अंक है, पत्र है और मान है। लेकिन आयु क्या है? अनेकार्थी नहीं है, पूछा ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुप, जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है, कैसा शब्द है ये? आश्चर्यबोधक है क्या? नहीं। हर्षबोधक भी नहीं है। तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक भी नहीं है। ये कैसा शब्द है? कैसा वाक्य होगा? तो तिरस्कार बोधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का महाप्राण व्यंजन कौन कौन सा होता है, इसको भी हमने थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया है आपको। अगर आपने उसे देखा है देन डेफिनेटली आप इसको बना पाएंगे। जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ग होता है, उसमें आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखते हैं। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार क्या है? तो याद रखेंगे उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। उसके बाद है कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मतलब जो सही वर्तनी है उसको आपको बताना है। तो देखिए संबंध ऐसा लिखाता है क्या? बिल्कुल नहीं। संबंध ऐसा भी नहीं लिखाता, संबंध ऐसा भी नहीं लिखाता। संबंध का सही वर्तनी क्या है? ऑप्शन 4। संबंध ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है राजभाषा आयोग गठित करने के लिए प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? याद रखेंगे 344 में। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। धर्मवीर भारतीकृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये कैसा नाटक है, किस श्रेणी का नाटक है? गीति नाट्य। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरत मुनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे, कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है री स्वर की मात्रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? कौन से शब्द में हुआ है, ये आपको बताना है। मतलब ये री स्वर की मात्रा, इस मात्रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से ये आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए
मातृभूमि क्रिया में हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। रात्रि में भी नहीं हुआ है, आम्र में भी नहीं हुआ है, लेकिन मातृभूमि में ये जो मात्रा है नीचे मात्र में त के नीचे, वो किस स्वर की मात्रा है? तो री स्वर की मात्रा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। अगला है, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और ये जो लाइन है क्वेश्चन का पहला लाइन, ये तत्सम शब्द की परिभाषा भी है, तो इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तत्सम तद्भव ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो इस डेफिनेशन को याद रखेंगे तत्सम का। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो याद रखेंगे, पाली नहीं होगा, अपभ्रंश नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा, किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इसे भी आप याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। तो पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। उसके बाद अगला है, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में नहीं, खरोष्ठी में नहीं, फारसी में भी नहीं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखेंगे, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन में से ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए कौन सा होगा? दामोदर होगा क्या? नहीं। श्रीपति भी नहीं होगा, अनंग भी नहीं होगा, विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। फिर अगला देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब ये नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची को भी याद रखेंगे और जो नहीं है उसको तो एलिमिनेट करके आपको बताना ही है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, धारिणी भी है और उर्वी भी है, लेकिन तरणीजा ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है, अवनति शब्द का विलोम होगा। अवनति का विलोम क्या होगा? सो सिंपल, उन्नति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए, सममति नहीं होगा, सदमति भी नहीं होगा, सन्मति भी नहीं होगा, क्या होगा? सतमति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद अगला है, वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से जो शुद्ध है उसको आपको पहचानना है। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अब ये ऑप्शन 11 नहीं है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन 1 पढ़ेंगे इसको, ठीक है? गलत से डबल प्रिंट हो गया है ये। ऑप्शन पहला है, सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अब आशा होता है क्या अनुत्तीर्ण होने का? ये तो कर जाएगा। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने का भरोसा है। भरोसा भी नहीं होता है भैया अनुत्तीर्ण होने का। फिर है, सार्थक को अनुत्तीर्ण होने का संदेह है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन पहला इसमें शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। फिर है, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? अब निशाचर, देखिए निशाचर किसे कहते हैं? जो रात में विचरण करने वाले होते हैं, रात में घूमने वाले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। तो ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान है, ना द्वितीय पद प्रधान है, तो कर्मधारय है तो होगा नहीं, कोई अव्यय नहीं लगा है तो अव्ययी भाव भी नहीं होगा, और संख्या भी नहीं है इसमें, तो द्विगु समास भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन में से आपको कालिंदी का सही पर्यायवाची चुनना है। तो तनुजा नहीं है, दामिनी भी नहीं है, आत्मजा भी नहीं है। कालिंदी का सही पर्यायवाची क्या होगा? अर्कजा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे आप याद रखेंगे, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हिंदी का, और आगे अभी हिंदी का MCQ सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, और साथ ही साथ अभी रीजनिंग का सीरीज़ भी हमने स्टार्ट किया है। तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।